देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, और उसमें हमने टाइम के हिसाब से 3 अवधि बताया था, 3 पीरियड बताया था। एक वेरी शॉर्ट पीरियड बताया था, एक आपको बताया था शॉर्ट पीरियड, और एक लॉन्ग पीरियड बताया था। तो पिछले कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर वेरी शॉर्ट पीरियड है तो उसको मार्केट पीरियड भी कहते हैं, एंड उसमें 2 कंडीशन उत्पन्न होता है कि एक पेरिसेबल गुड है तो उसका मार्केट, उसका सप्लाई कर्व किस तरह का होगा और डिमांड कैसा होगा, किस तरह से प्राइस अफेक्टेड होगा एंड प्राइस डिटरमिन होगा। दूसरा कंडीशन ये उत्पन्न हुआ था कि अगर प्रोडक्ट नॉन पेरिसेबल है एंड रिप्रोड्यूस किया जा सकता है पर्टिकुलर थोड़े समय के लिए, तो ऐसे केस में किस तरह का सप्लाई कर्व होगा, इनिशियल कैसा होगा, आगे कैसा होगा, डिमांड कर्व कैसा होगा, प्राइस कैसे अफेक्टेड होगा। ठीक है। अब थर्ड कंडीशन एक आता है, अब हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में प्राइस कैसे डिटरमिन होता है ये देखेंगे। शॉर्ट रन पीरियड जो होता है मे बी 6 मंथ 1 ईयर इस तरह का पीरियड होता है। शॉर्ट रन से कहने का मतलब ये है कि इसमें जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। फर्म इस कंडीशन में नहीं रहता है कि फिक्स्ड आइटम को, फिक्स्ड प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वो चेंज कर सके, बट उसके पास इतना समय रहता है कि सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है, सप्लाई बढ़ा या घटा सकता है, मतलब वो प्रोडक्शन अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ प्रोडक्शन कर सकता है। तो शॉर्ट रन में देखो किस तरह से डिटर्मिनेशन होता है प्राइस का। We have already explained that in short run, a firm is in equilibrium at the output at which price equals marginal cost. Important line यहाँ ये है कि वहाँ शॉर्ट रन में, परफेक्ट कंपटीशन में, शॉर्ट रन में कोई भी मार्केट जो है वो संतुलन की स्थिति में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूजीसी नेट एंड ऑल कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट रन में, परफेक्ट कंपटीशन में, शॉर्ट रन में कोई भी फर्म इक्विलिब्रियम होता है किस पे, एट विच प्राइस इक्वल्स, जहां प्राइस इक्वल्स है मार्जिनल कॉस्ट के, मार्जिनल कॉस्ट, इस पे एक संतुलन की बिंदु आएगी। ठीक है। And it must be noted that during the short run, fixed costs are disregarded in making decision. Fixed cost जो है, जो कॉस्ट होना ही होना है, जो कॉस्ट होना ही होना है, फिक्स्ड कॉस्ट, उसको ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं रखा जाता, बिकॉज वो डिसीजन मेकिंग में उसका ध्यान नहीं रखा जाता, बिकॉज वो कॉस्ट जो आपका फिक्स्ड है वो होना ही होना है। आप प्रोडक्शन करो चाहे मत करो, आपने फैक्ट्री खोली हुई है तो आपको लैंड का रेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है। आपको मशीन का जो ये है उसका जो खर्चा आ रहा है आएगा ही आएगा। आपका मकान लिया हुआ आपने तो किराया देना ही देना पड़ेगा, मतलब वो फिक्स कॉस्ट आपको देना ही देना है। इसीलिए दिस इज बिकॉज फिक्स कॉस्ट हैव टू बी बोर्न वेदर देयर इज एनी प्रोडक्शन और नॉट। आपका प्रोडक्शन है या ना नहीं है, फिक्स कॉस्ट करना है, होना ही होना है। अब प्राइस को अफेक्ट कौन करेगा, कौन सा फैक्टर जो है वो प्रभावित करेगा, तो देयरफॉर इसलिए इट इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ क्या ध्यान में रखेंगे हम लोग, एवरेज फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो तो होना ही होना है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या करेगा, आपके डिसीजन को प्रभावित करेगा। वो अगर ज्यादा हो रहा है तो आप प्रोडक्शन कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वो अगर कम हो रहा है तो आप प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो शॉर्ट रन में जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है उसको हम इतना रिगार्ड नहीं देते हैं डिसीजन मेकिंग में, लेकिन जो हमारा एवरेज कॉस्ट होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम कंसीडर करते हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है बेटा, तो हम करते हैं डिसीजन मेकिंग में कंसीडर। नाउ नेक्स्ट आता है कि अब इसमें सप्लाई किस तरह का बनता है। अगेन चलो हम देखते हैं, पहले तो अपनी जो हमने ये कटपिट किया है उसको मिटाते हैं। ठीक है। वी विल यूज रबर, जैसे बच्चे यूज करते हैं हम भी यूज करते हैं, और ये हमने सिखाया, हमने सीखा है किससे, बच्चे से, आप लोगों से ही सीखा है। और वो कौन है, सूर्य नारायण ऑफ योर क्लास, उसने ही मुझे इस तरह से कि हम इस टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं हमें बताया है। इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन इज ए टीचिंग लर्निंग मैकेनिज्म, हम कुछ सिखाते हैं कुछ सीखते हैं। ठीक है बेटा, ओके। नाउ
क्या है, therefore it is the average variable cost rather than the average total cost which is of determining importance whether to produce or not। कोई चीज प्रोड्यूस करें या ना करें शॉर्ट टर्म में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, वो कौन डिसाइड करेगा, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिसाइड करेगा हमारा, फिक्स कॉस्ट नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा डिसाइड करेगा कि हम कितना प्रोड्यूस करें या ना करें। इफ द प्राइस फॉल्स, अगर कीमत बिलो द मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है आपका, उससे अगर नीचे कीमत चला जाता है किसी वस्तु का, किसी प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट है बाजार में उसका कीमत जो है वो अगर चला जाता है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड, वो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। तो अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे अगर उसकी कीमत चली जाती है किसी भी कारण से, तो आप क्या करोगे, देन इवन इन द शॉर्ट रन, अगर शॉर्ट रन में भी फर्म क्या करेगा, वो लाभ का इंतजार नहीं करेगा, वो क्या कर देगा, अपनी दुकान बंद कर देगा। ठीक है, वो शट डाउन कर देगा, इस जगह पे वो अपनी दुकान को बंद कर देगा। और जो पेरिसेबल गुड, नॉन पेरिसेबल गुड और इम्पोर्टेबल गुड में क्या बताए थे हम, एक रिजर्व प्राइस आपको बताए थे कि रिजर्व प्राइस के नीचे वो अपनी दुकान बंद कर देगा। यहाँ क्या करेगा, शॉर्ट रन में क्या करेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे अगर प्राइस चली जाती है तो अपनी दुकान को वो बंद कर देगा। किस लिए करेगा, ताकि उसका लॉस जो है वो मिनिमम हो। लॉस हमेशा फर्म जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ सोचता है और लॉस मिनिमाइजेशन के लिए सोचता है। अब हम लोग देखते हैं कि द डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट रन प्राइस, अब प्राइस का निर्धारण कैसे होगा। हमने तो देख लिया भैया कब दुकान चलाएगा कब दुकान बंद करेगा, ठीक है, किस चीज पे उसका फैसला निर्भर करेगा कि कितना प्रोड्यूस करना है कितना नहीं करना है, ये सब चीज तय हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भाई कीमत कैसे तय होती है। तो चलो इसमें एक फिगर दिया हुआ है, आपके नेट से ही लिया हुआ है हमने, इसलिए मुझे कोई ये नहीं है कि एक्सेप्ट करने में कि हम जिस किसी सज्जन ने इसको लिखा है, इस लेख को अच्छा लेख लिखा है और पढ़ाने में हमें सहूलियत हो रही है, आई एम थैंकफुल टू इट। ओके, अब क्या होता है, चलो क्या डिटरमिन होगा, द डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म प्राइस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर। नंबर दिया हुआ है इसमें और नीचे फिगर दिया हुआ है। अब ध्यान से ये फिगर दें और हम लोग डिस्कस करेंगे और कल करेंगे हम लोग लॉन्ग रन और कहानी हमारी खत्म हो। तो इफ देयर इज ए इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड में अगर वृद्धि होती, क्या होती है, ये मान लो डिमांड कर्व हमेशा ऐसा होगा, ठीक है, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक ओरिजिनल डिमांड कर्व जो है हमारा डी, ओके ओके ओके, सॉरी थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा, सॉरी, हमने अभी ओरिजिनल डिमांड कर्व तो पढ़ा है। तो हियर डीडी इज द डिमांड कर्व फेसिंग इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री में जो डिमांड कर्व है वो डीडी है, ये है, ठीक है, इसको डिलीट कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, डिलीट नहीं कहेंगे हम, इरेज कहेंगे, एप्रोप्रिएट वर्ड इज इरेज। तो यहाँ क्या है कि डीडी आपका एक डिमांड कर्व है जो इंडस्ट्री फेस कर रहा है, मतलब उसके पास जो अवेलेबल स्टॉक है उसके हिसाब से उसका डिमांड कर्व ये बन रहा है डीडी, ठीक है। और द डिमांड कर्व इज एज स्लोप्स एज यूजुअल, जो हमें पता है, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड इन द फिगर अब आता है, इन द फिगर एमपीएस इज द मार्केट पीरियड सप्लाई। खाली डिमांड से तो प्राइस डिटरमिन होगा नहीं, हमें क्या चाहिए, खाली डिमांड से तो प्राइस डिटरमिन नहीं होगा ना, हमें और क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ, डिमांड के अलावा क्या चाहिए, तो सर उसका प्राइस फिक्स होना चाहिए, सप्लाई लाइन भी चाहिए। सप्लाई सर, हाँ, जब तक डिमांड और सप्लाई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा डिटर्मिनेशन नहीं होगा प्राइस का, ठीक है। तो सप्लाई लाइन भी चाहिए। तो हमने डिमांड लाइन तो आपको बता दिया कि इंडस्ट्री डीडी डिमांड लाइन फेस कर रहा है। अब क्या करेगा, चलो सप्लाई देखते हैं क्या होता है। अब क्या है कि आपका डिमांड कर्व हो गया, एमपीएस जो है मार्केट पीरियड सप्लाई कर्व है, ये आपका एमपीएस मार्केट पीरियड सप्लाई कर्व। मार्केट पीरियड सप्लाई कर्व मतलब ऐसा सिचुएशन जहां हम सप्लाई को
प्रभावित नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था। और ऐसे केस में सप्लाई कर्व क्या होता है, ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, सप्लाई कर्व जो होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। तो हम मार्केट पीरियड मतलब छोटी अवधि, एकदम स्मॉल छोटा पीरियड के लिए अगर बाजार है उसका सप्लाई कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, और ऑलरेडी हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या होता है कि SRS इज द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, शॉर्ट पीरियड को सब डिस्कस कर रहे हैं, शॉर्ट रन को डिस्कस कर रहे हैं। शॉर्ट रन में क्या होगा, सप्लाई कर्व अपना सप्लाई लॉ को फॉलो करेगा, मतलब हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। ऐसे केस में क्या होगा, इसका जो ये स्लोप होगा अपवर्ड होगा और पॉजिटिव होगा, ये ऐसी रेखा बनेगी। चाहे इट मे बी लाइक, अगर प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, अगर प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं होगा तो ये डिमांड लाइन हो जाएगा, ये सप्लाई लाइन होगा, सिंपल। ठीक है, जो कि एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है, हम लोग कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। या इट मे बी लाइक दिस, जैसा कि इसमें बना हुआ है, इट इज योर डिमांड लाइन लाइक दिस, और ये आपका सप्लाई लाइन लाइक। ठीक है, तो यहाँ इजी टू अंडरस्टैंड के लिए हमने स्ट्रेट लाइन लिया हुआ है। अब क्या है कि ये हमारा शॉर्ट रन SRS इज शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, MPS इज मार्केट पीरियड सप्लाई कर्व। Market period supply curve will be always parallel to y-axis, and short period short run supply curve जो होगा वो it will be like this, वो supply law को follow करेगा, law of supply को follow करते हुए होगा। अब हम देखेंगे कि सब एक दूसरे को काटते पीटते कहाँ हैं, और अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करेंगे कि भैया प्राइस कहाँ तय होगी, कहाँ जाके चीजें बिकने के लिए तैयार होंगी। अब क्या हो रहा है यहाँ देखो कि शॉर्ट रन सप्लाई कर्व अगर देखते हो तो if there is a increase in demand from DD dash, अगर डिमांड इंक्रीज होता है तो डिमांड कर्व जो होगा अपवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, और अगर डिमांड डिक्रीज होता है तो डिमांड कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है बेटा, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग जानते हो ये चीज। अब यहाँ क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो क्या होगा, मार्केट प्राइस विल राइज शार्पली फ्रॉम OP टू OP डैश। अब OP डैश क्या होगा, अगर मार्केट प्राइस सप्लाई कर्व देखते हैं तो वहां जाके जहां डिमांड कर्व कट करेगा वहां जाके कीमत तय होगी, मतलब ये OP डैश आपका जो है वो कीमत हुआ। लेकिन ये तो मार्केट पीरियड है नहीं, ये तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है, शॉर्ट रन पीरियड है, शॉर्ट पीरियड है, तो क्या होगा, तो ऐसे केस में अगर सप्लाई रिमेन अनचेंज, सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि मान लीजिए होता क्या है कि डिमांड इंक्रीज होगा तो शॉर्ट रन में फर्म जो है वो प्रोड्यूस करने की स्थिति में है, लेकिन एकाएक प्रोडक्शन थोड़ी शुरू कर देगा। जैसे अभी डिमांड अगर बढ़ा तो तुरंत प्रोडक्शन ही नहीं शुरू कर देगा, अभी तो अवेलेबल जो सप्लाई है उसी को बेचेगा। तो ऐसे केस में क्या है, आपका सप्लाई फिक्स है, तो इसीलिए हम लोग दो सप्लाई कर्व लिए हैं। देख रहे हो बेटा, समझ रहे हो ना। तो पहले सप्लाई कर्व जो फिक्स मार्केट पीरियड सप्लाई कर्व के हिसाब से कीमत बढ़ जाएगी अचानक, बट अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ दिस इंक्रीज डिमांड, अब क्या हो गया, डिमांड इंक्रीज हो गया, फर्म को पता चल गया। तो सप्लाई लॉ क्या कहता है कि जब डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ गया, तो क्या करेगा, वो सप्लाई को बढ़ाएगा। अब शॉर्ट रन में वो विद द अवेलेबल रिसोर्सेज फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को तो बदल नहीं सकता है, लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे रॉ मटेरियल बढ़ा दिया, लेबर बढ़ा दिया, ऐसा बढ़ा के प्रोडक्शन तो वो बढ़ा ही सकता है ना बेटा। तो देखा कि अरे यार इसका तो मांग बढ़ गया, अचानक कीमत यहाँ पहुंच गई, तो उसने बोला कि चलो यार अब सप्लाई फैक्टर काम करना शुरू कर दिया और उसने सप्लाई को बढ़ा दिया। मतलब शॉर्ट रन में वो जितना अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ प्रोडक्शन कर सकता था वो प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। ऐसे केस में क्या हुआ, बाजार में सप्लाई बढ़ना शुरू हो गया। अब जैसे ही बाजार में सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगा तो सप्लाई मांग को कंपनसेट करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही मांग को कंपनसेट करना शुरू करेगा बेटा, आ जाएगा आपका ये वाला जो कर्व है, SRS कर्व एक्शन में आ जाएगा। अब SRS कर्व एक्शन में आएगा तब प्राइस का डिटर्मिनेशन क्या होगा। अब क्योंकि वस्तु की पूर्ति बढ़ी है तो मांग कीमत का क्या होगा, जब पूर्ति बढ़ने लगेगा तो कीमत थोड़ी घटेगी। तो ये जब सप्लाई
शॉर्ट रन सप्लाई कर्व एक्शन में आएगा। तो ये डिमांड लाइन को, नए वाले डिमांड लाइन को कहाँ कट कर रहा है, इस जगह पे कट कर रहा है। ठीक है, अब इस जगह पे कट कर रहा है तो एक्चुअल में प्राइस यहाँ जाके सेटल हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में प्राइस आपका यहाँ आके दैट इज ओपी डबल डैश पे आके सेटल होगा। मतलब शॉर्ट रन में क्या होता है कि इनिशियली क्योंकि सप्लाई फिक्स होता है, तो जैसे ही डिमांड बढ़ा तो क्या होगा, आपका सप्लाई प्राइस जो हो जाएगा बढ़ जाएगा। और चूंकि शॉर्ट रन में फर्म विद द अवेलेबल रिसोर्सेज प्रोडक्शन करने की स्थिति में होता है, इसलिए वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा और सप्लाई मार्केट में करेगा। जब सप्लाई कर्व करेगा तो सप्लाई कर्व जो डिराइव होगा वो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करते हुए शॉर्ट रन सप्लाई कर्व डिराइव होगा, और वो सप्लाई कर्व पॉइंट पे नए डिमांड कर्व को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वहां जाके एक्चुअल में प्राइस जाके सेटल होगा। समझ में आई बात? ये बात समझ में आ गई? समझ में आई बेटा? यस सर। अब चलो, अब एक टर्म आता जी है, सर। एक टर्म आता है नॉर्मल प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल प्राइस। देन व्हाट इज नॉर्मल प्राइस? रिजर्व प्राइस कल हम लोग बता दिए थे आपको। अब शॉर्ट रन के केस में एक नया टर्म आएगा हमारे पास, नॉर्मल प्राइस। ये सब चीज आपको क्या होगा, हम क्यों क्लियर कर दे रहे हैं बेटा? सर कुछ साउंड डिस्टरबेंस हो रहा है। करते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में जब भी होगा डिस्कशन, तो यू मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज रिजर्व प्राइस, व्हाट इज मार्केट प्राइस, व्हाट इज फैक्टर प्राइस, व्हाट इज नॉर्मल प्राइस। ये सब हमें पता होना चाहिए, हमें तब हमें डिस्कशंस में भी इजी रहेगा, हम चीज को समझेंगे भी और लोग भी समझेंगे कि भाई इस लड़के ने पढ़ा है। और इंटर्न हमें क्या फायदा होगा, हमें ये फायदा होगा कि लोग समझेंगे कि भाई इसको ठीक ठाक टीचर ने पढ़ाया है। ठीक है बेटा, तो आगे हम लोग देखते हैं, फिर से हम लोग इरेजर का यूज करते हैं जैसे बच्चे करते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि नाउ डिटर्मिनेशन नॉर्मल प्राइस, व्हाट इज नॉर्मल प्राइस और वो कैसे डिटरमिन होगा। अब मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएट ड्यू टू सडन चेंज आइदर ऑन द साइड ऑफ सप्लाई और ऑन द साइड ऑफ डिमांड। अब क्या होता है, प्राइस ऊपर नीचे होता है, प्राइस में फ्लक्चुएट। मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो लगने के बाद जो फैक्ट्री आउटलेट, फैक्ट्री के बाहर जो प्रोडक्ट बिकने के लिए तैयार होता है हुआ फैक्टर प्राइस। उस पे अगर इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट का है वो भी ऐड हो जाता है बाजार में बिकने के लिए, उसके बाद जिस प्राइस पे आता है वो मार्केट प्राइस है। अब वो क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऊपर नीचे क्यों होता है, आइदर ऑन द डिमांड, सप्लाई चेंज हो गया या डिमांड में चेंज हो गया। दो ही की वजह से अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए उससे तो यही निष्कर्ष निकला ना बेटा कि दो ही कंडीशन में डिमांड ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, अब बिग अराइवल ऑफ फिश, मान लो कल का डिस्कशन हम लोग करते हैं, बहुत सारा फिश मार्केट में आ गया फॉर इंस्टांस, तो ये डिप्रेस कर सकता है किस चीज को, ये प्राइस को कम कर देगा इन ए पर्टिकुलर मार्केट, उस खास मार्केट में। सडन हीट, अगर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आइस का प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। ये सब, लेकिन दीज आर हाउएवर टेम्पररी इन्फ्लुएंसेस, ये तात्कालिक प्रभाव है, एंड कॉज टेम्पररी डिस्टर्बेंसेस, और ये टेम्पररी डिस्टर्बेंस पैदा करता है किसमें, मार्केट वैल्यू में। बट इन द ऑब्सेंस ऑफ सच डिस्टर्बिंग कॉजेस, अगर ये सारे डिस्टर्बिंग कॉजेस नहीं है, द प्राइस टेंड्स टू कम बैक टू अ सर्टेन लेवल। अगर ऐसा नहीं है तो मार्केट फोर्सेस अपना काम करता है और प्राइस जो है संतुलन की स्थिति में आने की कोशिश करता है। वो आपको हमने डिमांड सरप्लस, सप्लाई सरप्लस का केस बताया था कि कैसे ये फोर्स काम करता है और अपने संतुलन की बिंदु पे आ जाता है। दिस लेवल इटसेल्फ मे नॉट बी अ फिक्स पॉइंट फॉर ऑल टाइम। अब ये जो संतुलन की बिंदु है ये भी हमेशा फिक्स्ड नहीं रहेगा, बट इफ द टेक्निक्स एंड स्केल ऑफ प्रोडक्शन रिमेन ऑन द होल कांस्टेंट, अगर उस वस्तु के प्रोडक्शन का टेक्निक और जो स्केल है, मतलब कितना इनपुट लगाने से कितना आउटपुट होता है, वो अगर कांस्टेंट रहता है, दिस लेवल में बी टेकन एज ए फिक्स्ड एंकर अराउंड व्हिच इट इज इन इट्स डे टू डे मूवमेंट्स द मार्केट प्राइस ऑसिलेट्स। अगर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होता है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होता है,
तो हम मान सकते हैं कि ये जो अपने आप अपने सही जगह पे जो प्राइस आ जाती है करेक्ट होके, वो एक फिक्स एंकर, मतलब वहां जाके फिक्स हो जाएगा, उसी के अराउंड प्राइस ऑसिलेट करेगा। मतलब ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, आप देखे हो, घड़ी देखे हो, घड़ी का जो वो पेंडुलम होता है वो बाएं जाता है, दाएं जाता है, बाएं जाता है, दाएं जाता है, मतलब इट इज, फिर वापस वहीं आ जाता है, फिर दाएं जाता है, फिर वापस वहीं आता है, फिर बाएं जाता है, मतलब इट इज ऑसिलेटिंग। ठीक है, तो कह सकता है कि अगर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं हुआ, स्केल ऑफ ये प्रोडक्शन में चेंज नहीं हुआ, तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट मार्केट प्राइस अपने जगह पे फिक्स होगा उसी के अराउंड ऑसिलेट करता रहेगा। और मार्शल ने इसी प्राइस को, मार्शल ने कहा है यही प्राइस जो है हमारा नॉर्मल प्राइस है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्राइस। इफ देयर इज नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन and there is no change in scale of production, then the the market come back to a certain level of अगर किसी तरह का डिस्टर्बेंसेस नहीं है तो क्या होता है, प्राइस अपने एक फिक्स पॉइंट पे हमेशा आने की कोशिश करता है और उसी के अराउंड प्राइस ऑसिलेट करता है और उस प्राइस को कहेंगे हम नॉर्मल प्राइस। अब आपको देखो 3-4 चीजें क्लियर हो गई, मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस, नॉर्मल प्राइस एंड रिजर्व प्राइस। इतना प्राइस क्लियर हो गया? हेलो, इतना प्राइस क्लियर हो गया बेटा आप लोगों का? एनीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। सर देखो एक प्राइस है, उसने सर एक लास्ट वाला सर, कितना परेशान कर रखा है एक प्राइस, देखो है ना। चलो एनीवे करने दो, ये भी परेशान करेंगे, हम भी इसको परेशान करेंगे, थोड़ी छोड़ देंगे। इन द वर्ड्स ऑफ मार्शल, अब ये फर्दर डिफाइन करते हैं इसको, ठीक है। अब ये कहते हैं कि नॉर्मल और न्यूट्रल वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी, अब नॉर्मल वैल्यू या उसी को नेचुरल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेचुरल प्राइस अगर बोल दे तो भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो नॉर्मल और नेचुरल वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इज दैट व्हिच इकोनॉमिक फोर्सेस वुड टेंड टू ब्रिंग अबाउट इन द लॉन्ग रन, ठीक है, लॉन्ग रन में उसको लाने की कोशिश करेगा। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट नॉर्मल प्राइस आर नॉट द सेम थिंग एज एवरेज प्राइस। अब यहाँ एक और चीज आ गया, नॉर्मल प्राइस और एवरेज प्राइस सेम चीज नहीं, ठीक है। अनलेस प्राइसेस आर कांस्टेंट, अगर प्राइस कांस्टेंट हमेशा नहीं रहता है, अगर प्राइस कांस्टेंट है उस केस में आपका एवरेज प्राइस जो होगा वो भी नॉर्मल प्राइस के बराबर आ जाए। मतलब कितना भी नंबर ऑफ चीज प्रोड्यूस करो, अगर प्राइस सेम है तो उसको ऐड करके भाग दोगे तो वही चीज निकलेगा। वही एवरेज क्या है, एवरेज क्या है, टोटल प्राइस जो है उसको नंबर ऑफ क्वांटिटी से, क्वांटिटी प्रोड्यूस से भाग दे दोगे तो एवरेज प्राइस निकल जाएगा टोटल प्राइस में से। तो अनलेस प्राइस इज कांस्टेंट, अगर प्राइस कांस्टेंट है तब कह सकते हो कि नॉर्मल प्राइस इज एवरेज प्राइस, बट दे विल नॉट। अब लेकिन अंतर क्या है कि नॉर्मल प्राइसेस आर दोस प्राइसेस टू व्हिच वन मे एक्सपेक्ट प्राइस टू टेंड, मतलब कि अब अलग करने के लिए कहेंगे कि नॉर्मल प्राइस जो होगा वो प्राइस है जहां हम उम्मीद करते हैं कि ये प्राइस किसी वस्तु की इतनी प्राइस होगी और उसी के आसपास प्राइस रहेगी। और एवरेज प्राइस कुछ नहीं है, ये एक अरिथमेटिकल एवरेज है, दैट्स ऑल, ठीक है। ये डिफरेंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अरिथमेटिकल एवरेज ऑफ क्या, एक्चुअल प्राइस। दे डू नॉट ओनली बी इन्फ्लुएंस्ड बाय fortuitous फ्लक्चुएशन, fortuitous मतलब फ्यूचर में जो फ्लक्चुएशंस होगा, and oscillation, but also take account of the general trend towards the normal price in order to describe। अब क्या है, शॉर्ट रन की कहानी हमारी बेटा खत्म हो गई। शॉर्ट रन में जो भी प्राइस का डिटरमिनेशन था, सप्लाई लाइन कैसे डिराइव होगा, डिमांड लाइन कैसे डिराइव होगा, इसको हमने आप लोगों के क्लास में इसलिए ले लिया कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन का बेसिक हम लोग पढ़ा चुके थे, लेकिन फिर भी हमने ग्राफ से प्राइस का डिटरमिनेशन आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, इसलिए फिर से हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में आ गए हैं। मोनोपोली का हमने आपको दे दिया है आपका कि आउटलाइन क्या, नेचर फीचर्स बता दिया, उसमें भी हम लोग यही चीज को फिर से पढ़ेंगे, उसमें भी यही चीज ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे। लॉन्ग रन डिस्कस करने के बाद बाकी हम लोग उसको भी
डिस्कस करेंगे। अब हमारा डिस्कशन होगा लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन कैसे हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन करेंगे। ठीक है, कॉस्ट, किसी फैक्ट्री का कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, किसी फैक्ट्री में कम कॉस्ट आ रहा है, इस सब पॉइंट को कंसीडर करते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे एंड दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आज छोटा सा मॉड्यूल हमने कराया है, बट छोटी छोटी बातें बहुत इसमें से निकल के आई है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव्स में काफी हेल्प करेगा। एक बार और रिकैप करना इस वीडियो को, यही चीज आपको मिल जाएगा किसी साइट पे भी जो हम आपको दिखा रहे हैं, ऑलरेडी नेट में सर्च करेंगे तो आपको ये बुलेट्स मिल जाएगा, ये टॉपिक मिल जाएगा, उसमें पढ़ पाओ तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो को भी करोगे तो हम लोग एक एक लाइन समझा रहे हैं ताकि आपको किताब की तरह जैसे चीजें समझ में आती है वैसे ही समझ में आ जाए। अगले क्लास में हम लोग, दैट इज कल के क्लास में, लॉन्ग रन को डिस्कस कर लेंगे तो हमारा परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है खत्म हो जाएंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे मोनोपोली। मोनोपोली का बेसिक्स ऑलरेडी हमने बता दिया है, सीधे हम लोग डिटर्मिनेशन में याद होगा। अमलेंदु नहीं आया आज, वेयर इज अमलेंदु? एक्चुअली सर वो थोड़ा बिजी है, इस वजह से करना नहीं आ बेटा, पा रहा। रेगुलर स्टूडेंट्स है नहीं है, तबीयत ठीक है नहीं है, पता करो। ठीक है, मैं भी टेलीफोन से बात करने की नहीं कोशिश करूंगा। एक्चुअली सर अनुभवी, हाउ आर यू? अनुभवी, अनुभवी, आवाज नहीं आ रही हमारी? ओके, आरती, हाउ आर यू? 4-5 बच्चे जुड़े थे बेटा, सब कहाँ चले गए? हाँ, एक नंदन कुमार थे, चले गए। हाँ, एक्चुअली सर अमलिंदु की आज दीदी का शादी है, जिस वजह से ज्वाइन नहीं कर पाया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आज थोड़ा सा ऑस्पिशियस फंक्शन भी है, 10 तारीख को बहुत सारे फंक्शंस हैं। चलो एनीवे, नो प्रॉब्लम, कल देखेंगे हम लोग। जी सर। तो आज का क्लास बेटा हम यही खत्म करते हैं सर और ये यूट्यूब पे लॉन्ग रन वाला डिस्कस करेंगे। छोटा छोटा चीज है, आप लोगों का क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। मार्केट क्या है, मार्केट के कितने प्रकार हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट की विशेषता क्या है और उसमें कीमत का निर्धारण कैसे होता है। अगर केवल कीमत का निर्धारण पूछे तो लॉन्ग रन शॉर्ट रन दोनों एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर वो क्या करता है, पीछे अगर डिफिनेशन और फीचर्स ज्यादा पूछ दिया तो या तो दीर्घावधि देगा या अल्पावधि देगा। अल्पावधि देगा तो वेरी शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट पीरियड दोनों को एक्सप्लेन कर देना। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बिना देखे बिना सोचे बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की स्थिति में हो। चीजें आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई है, ये मेरा विश्वास है और अपने छात्रों पे मेरा विश्वास है। और लॉन्ग रन जब करा देंगे तो आइदर लॉन्ग रन पूछेगा या शॉर्ट रन पूछेगा, क्योंकि ग्राफ होता है, बहुत लंबा क्वेश्चंस को नहीं करता है, बच्चों को बहुत लिखना होगा। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं सर, कल। ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड, हाँ बेटा, यूट्यूब पे सर अपलोड करेंगे ना सर? हाँ इसको यूट्यूब पे करेंगे इस अभी वीडियो थोड़ी को देर में, अपलोड करेंगे। जैसे ही अब इसको ये डाउनलोड हो जाएगा उसका हम अपलोड कर। ठीक है बेटा, ओके सर। और मिलते हैं कल फिर इसी टाइम में। चलो, गुड डे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर।